नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्विक रिव्यू सीरीज। इसके अंदर होगा क्या, हम एनसीईआरटी का रिव्यू करने वाले हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम करने वाले हैं, लेकिन क्विक, ठीक है, जल्दी करेंगे लेकिन करेंगे सारी। और इसके अंदर होने क्या वाला है, जो मैंने वन शॉट वीडियो डाली होगी चैप्टर की, ठीक है, उसी का अपन क्या करेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे कि अपना सारा कुछ क्लियर हो गया तो अपना एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी और सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि एनसीईआरटी कवर नहीं हुई अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। तो इस इंट्रोडक्शन दे रखा है चैप्टर का, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो फूड है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबको, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको जरूरत होगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको जरूरत है फूड की। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैंने कल वाली वीडियो के अंदर जो वन शॉट वीडियो है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं और कौन से माइनर कंपोनेंट होते हैं। वो चीज़ पूरी एनसीईआरटी है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आर फूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये क्या है, मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी चाहिए होंगी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर मतलब ये अगर मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तो माइनर कंपोनेंट कौन से हो गए, विटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या हो गए, माइनर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अपने फूड के अंदर जो मेजरली जो अपन को चीज चाहिए होती है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, और जो माइनर कंपोनेंट होते हैं जो अपन को कम चाहिए वो है विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, फूड अपन को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, एक तो फूड अपन को क्या देता है, एनर्जी देता है, प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है अपन को। और अगर कहीं पे डैमेज हो गए हैं टिश्यू तो वहां पे उनको रिपेयर करने के लिए अपन को जो ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, फूड। तो फूड प्रोवाइड एनर्जी प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वाटर अपन जो पीते हैं, जो पानी अपन पीते हैं, वो क्या रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके अंदर वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब अब जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, उसके लिए अपन को पानी की जरूरत होगी। ठीक है, और क्या करता है ये, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। पानी पियोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को अपन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको डाइजेशन वाले वन शॉट वीडियो के अंदर बता दी है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो फूड के जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमने फूड खाया तो उसको अपन डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते, उसके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को काम में नहीं ले सकते। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ना पड़ेगा। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो अपन ने खाए हैं उनको तोड़ना पड़ेगा एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन को जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है उनको तोड़ना पड़ेगा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स लिखूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, एक मिनट, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स
ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है फूड के अंदर, इनको अपन डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते फूड के इनको अगर अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यूटिलाइज नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ने की जो प्रोसेस है ना, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यही बात मैंने अभी बताई है कि जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये बात मैंने आपको अभी बता दी, डाइजेशन। एंड इज कैरीड आउट बाई आर डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसको इस प्रोसेस को करने के लिए कौन करता है, इस प्रोसेस को करता है पूरा सिस्टम है, जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। और इस प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इसके अंदर दो मेथड यूज होते हैं, एक तो मैकेनिकल वाला प्रोसेस और एक होता है बायोकेमिकल। ठीक है, एक तो केमिकल्स यूज करके, और मैकेनिकल कौन सा हो गया, मतलब आपने खाना खाया और चबा रहे हो, तो ये किसके अंदर है, मेस्टिकेशन कर रहे हो फूड को मेस्टिकेट कर रहे हो, किसके अंदर आ गया, मैकेनिकल प्रोसेस है। और जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे वो किसके अंदर आ गए, वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। फिर आगे चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, दो चीजों से बना हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, दो चीजों से मिलकर क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव उसको क्या अपन कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। फिर है एलिमेंट्री कैनाल, देख लेते हैं अपन। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एंटीरियर ओपनिंग, माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। ठीक है, जो एंटीरियर ओपनिंग है वो कौन है, माउथ है, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग है वो क्या है, एनस। द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। माउथ के बाद में मैंने आपको ये पूरी बताई थी, माउथ के बाद में क्या आएगा, माउथ के बाद में आएगा बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस अपन पूरा करके देखेंगे, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब इस ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी क्या है, आप मुंह खोलो और देखो, जो आपको दिख रहा है वही ओरल कैविटी है। और उसके अंदर, उस कैविटी के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको दांत दिखेंगे, नंबर ऑफ टीथ दिखेंगे, और एक मस्कुलर टंग दिखेगी, एक जीभ दिखेगी और दांत दिखेंगे। ईच टूथ इज एम्बेडेड, एक हर जो टूथ है, हर एक दांत है वो एम्बेडेड है सॉकेट ऑफ जो बोन, जबड़े के अंदर हर एक दांत जो है वो घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, इस टाइप के अटैचमेंट को, वो जो दांत है वो जबड़े के अंदर, जबड़े की जो हड्डी है उसके अंदर घुसा हुआ है, इस टाइप के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं उनके अंदर, मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके दो टाइप के टीथ आते हैं उनकी जो लाइफ है उसके अंदर। तो जो पहले आते हैं वो होते हैं डेसिडियस टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ, जो अपन बोलते हैं दूध के दांत। ठीक है, उसके बाद में वो टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद में आते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, या फिर अडल्ट टीथ। तो इस टाइप के डेंटिशन को अपन क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट। तो नाम से ही पता लग रहा है, डाई मतलब दो बार आएंगे, तो डाइफायोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है, जबड़े के अंदर दांत घुसा हुआ है, ठीक है, एम्बेडेड है, इस टाइप के डेंटेशन को बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है, डाइफायोडोंट दो बार दांत आएंगे, डाइफायोडोंट। ठीक है, तो अपने अंदर थीकोडोंट भी है और डाइफायोडोंट भी है। An adult human has 32 permanent teeth which are 4 different types heterodont dentition। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि आपने सुन रखा है सबने कि 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो मिरर के सामने अपना मुंह खोलिए और देख लीजिए कि आपके जितने भी दांत हैं वो सारे सिमिलर हैं, मतलब एक जैसे दांत हैं आपके, या फिर सारे अलग अलग टाइप के दांत हैं। ठीक है, आगे वाले दांत अलग हैं, फिर साइड वाले अलग हैं, तो अलग अलग टाइप के हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं अपने पास,
होमो का मतलब होता है सेम सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो अलग अलग टाइप के दांत अपने पास, तो कौन सा कैसा डेंटिशन हो गया, वो हेटेरोडोन डेंटिशन हो गया। नेमली क्या क्या कौन से होते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ICPM। ठीक है, आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, PM का मतलब प्रीमोलर एंड M का मतलब मोलर, इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123 अपॉन 2123। ठीक है, ये अपर हाफ के लिए है, ये अपर हाफ के लिए है, अपर हाफ, और ये है लोअर हाफ, लोअर हाफ के लिए है। ठीक है, तो इंटू 2 कर दो, इसको भाई मैथमेटिक्स से मत करना। ठीक है, मतलब 2 इससे करना है, ऐसे 2 होंगे, ऐसे 2 होंगे, क्योंकि ये हाफ ही है, तो कितने आएंगे, 32 टीथ आएंगे। ठीक है, कॉमन सी चीज है। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, ये वाली जो लाइन है इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, ध्यान में रखनी है ये जो लाइन है। ठीक है, द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ, टीथ का जो हार्ड चीविंग सरफेस है वो किससे बना हुआ आता है, इनेमल से। ठीक है, हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, अपन जो फूड को चबाते हैं उसके अंदर हेल्प करता है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। ठीक है, कहने का मतलब है जो टंग है वो कैसी है, फ्रीली मूवेबल है। आप देख सकते हो भैया, अपने जीभ को हिलाकर देखो, हिल रही है, अपने हिल रही है ना, तो मतलब फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, और आपकी जीभ के अंदर हड्डी है क्या, फील हो रहा है हड्डी, नहीं है, तो वो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उससे अटैच्ड है, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड है। और आप अपनी जीभ को जब ऊपर करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिससे वो अटैच्ड होती है, वो होता है फ्रेन्यूलम। ठीक है, ये तो आप देख भी सकते हो, फ्रेन्यूलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली। ठीक है, जो आपका जो जीभ है उसके ऊपर की जो सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिनको बोलेंगे पेपिली। विद सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, और उनके अंदर कुछ के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, जो अपन को टेस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करते हैं कि अगर कैसा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, तो वो चीज़ कहाँ से पता चलती है, अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड है, मीठे के लिए अलग है, कड़वे के लिए अलग है, और खट्टे के लिए अलग है, तो उनसे अपन को पता चलता है। द ओरल कैविटी लीड्स टू दी into pharynx or pharynx which serves as common passage for food and air। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहले आएगा माउथ, स्टार्ट कहाँ से हुई अपनी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से, माउथ से कहाँ गई, ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। और फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे नेजल चेंबर से भी जो ट्यूब आ रही है वो भी वहीं खुलेगी, और जो ओरल कैविटी है वो भी वहीं खुलेगी। तो वो क्या है, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स है वो क्या है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज, पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में क्या आएगी, फेरिंग्स के बाद में आएंगे ईसोफेगस और ट्रेकिया। ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। ठीक है, होता कैसा कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये जो ट्यूब है ये माउथ से आई है, ये मतलब ओरल कैविटी से आई है, और ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये आई है नेजल चैम्बर से। ठीक है, और ये दोनों आकर ओपन हो गई एक ही ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये दोनों 2 ट्यूब थी और ये आकर ओपन हो गई एक ही ट्यूब के अंदर। ये ओरल कैविटी से आई है, ओरल कैविटी से, ये आई है नेजल चैम्बर से, नेजल चैम्बर से, और ये अब दोनों आकर ओपन हो गई फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर ओपन हो गई। तो ये कॉमन पैसेज हो गया ना, यहाँ से हवा भी आएगी और यहाँ से फूड भी आएगा, तो ये कॉमन पैसेज होगी। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा ये कि 2 पाइप, वापस 2 पाइप है। ठीक है, वापस 2 पाइप है, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया जो कि लंग्स से कनेक्टेड होगा, विंड पाइप, और ये क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस जो कि स्टमक से कनेक्टेड होगा, स्टमक से कनेक्टेड होगा, और ये क्या है, फूड पाइप। ठीक है,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये होता है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलेंगे ग्लोटिस। ग्लोटिस। इसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? गैलेट। ठीक है, तो जब खाना खाते हैं अपन, जब खाना खाते हैं तो उस टाइम पे इपिग्लोटिस है, ये ग्लोटिस को कवर कर लेती है। ठीक है, तो क्या ताकि फूड जो है वो इसोफेगस के अंदर ही जाए, ट्रेकिया के अंदर ना जाए। ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपिग्लोटिस, ये इपिग्लोटिस है। ठीक है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लोटिस है, जो ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया है, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, तो उसके अंदर फूड को जाने से कौन रोकता है? इपिग्लोटिस रोकती है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, और ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है। ड्यूरिंग स्वेलोविंग, मतलब खाने के टाइम पर। द इसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax, diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure. Bag-like structure, stomach. Bag-like structure called the stomach. तो क्या बोल रहे हैं कि जो जो इसोफेगस है वो कैसी है? थिन है, मतलब पतली है, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, लंबी ट्यूब है, बड़ी ट्यूब है, लंबी ट्यूब है, विच एक्सटेंड्स है, जो कि एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली, आगे की तरफ क्या होता है? आगे की तरफ ट्रेकिया होता है, और उसके पीछे क्या होता है? ट्रेकिया, मतलब जो आगे वाली साइड है उस पर क्या है? ट्रेकिया है, और उसके पीछे क्या है? इसोफेगस है। पासिंग थ्रू द नेक, नेक से जाता है, फिर थोरेक्स, थोरेक्स आ गया, थोरेक्स वाला रीजन, फिर डायफ्राम से को चीरता हुआ और कहाँ जाता है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक का शेप कैसा है? जे शेप्ड, जे शेप का है। ठीक है, तो उससे इसोफेगस कनेक्ट होता है। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये इसोफेगस आई है, ये इसोफेगस आई है और यहाँ स्टोमक है। ठीक है, यहाँ स्टोमक है। ठीक है, तो स्टोमक है, तो इससे यहाँ पर ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस, और ये क्या है? स्टमक, ये स्टमक है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ये होगा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये ओपनिंग को रेगुलेट करता है, खाना ऊपर से आएगा तो खुल जाएगा, वापस उसको बैकफ्लो नहीं होने देगा, तो ये इसका काम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का। ठीक है, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो स्टमक है वो लोकेटेड कहाँ होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर अपर लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, स्टमक कहाँ लोकेटेड होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर। हैज़ 4 मेजर पार्ट्स, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, ये इस डायग्राम के अंदर दिखा रखे हैं। फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। जो ये ऊपर वाला है ये पोर्शन कौन सा है? फंडस हो गया, फिर कार्डियक, और फिर बॉडी, और फिर पाइलोरिक रीजन। ए कार्डियक पोर्शन इनटू विच इसोफेगस ओपन। अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसोफेगस है वो कौन से पार्ट के अंदर, स्टमक के कौन से पार्ट के अंदर ओपन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो स्टमक का कौन, फंडस ऊपर की तरफ है, लेकिन इसोफेगस ओपन कहाँ होता है? कार्डियक पोर्शन के अंदर ओपन होता है। ध्यान में रखना, या यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कार्डियक पोर्शन से इसोफेगस कनेक्ट होता है। ए कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन्स, ए फंडिक रीजन, बॉडी, बॉडी क्या है? मेन सेंट्रल रीजन है, एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स आउट इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है? पाइलोरिक रीजन है, ये सबसे नीचे है, तो पाइलोरिक रीजन के बाद में, पाइलोरिक के बाद में क्या आएगा? ड्यूडेनम। ठीक है, स्टमक के बाद में अपनी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जिजेनम और फिर इलियम। तो ड्यूडेनम के अंदर ओपन कौन होगा? पाइलोरिक रीजन से क्या है? कनेक्ट होगा ड्यूडेनम। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये बोलते हैं इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर जो कि जो उसकी रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमक। जो पाइलोरिक है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपन हो रहा है इसको रेगुलेट करता है। विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन 3 भाग में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ड्यूडेनम,
जिजेनम एंड इलियम। तो इसके अंदर दे रखा है ए सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप कैसा है, कैसा बताया, सी शेप्ड का, सी शेप का ड्यूडेनम है। ए लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जिजेनम, ठीक है, एक लॉन्ग कोइल्ड है, ठीक है, बड़ा है और कोइल्ड है, उसको बोलेंगे जिजेनम जो कि मिडल पोर्शन है। और एक हाईली कोइल्ड है, ठीक है, ज्यादा ही कोइल्ड है। जिजेनम कैसा है, कोइल्ड है, लेकिन इलियम कैसा है, हाईली कोइल्ड है, हाईली कोइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जो ओपनिंग है जो ओपनिंग है स्टोमक की ड्यूडेनम के अंदर, इसको कौन गार्ड करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स आउट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इलियम कहाँ ओपन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगी। इलियम कहाँ ओपन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मान लो ये जो पोर्शन है ये मैंने बना दिया सी शेप ड्यूडेनम, और फिर जो अपना आया ये आ गया जिजेनम, और फिर हाईली कोइल्ड ये इलियम, और फिर जो ओपन होगी ये इलियम जो ओपन होगा ये कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, सीकम होगा, और सीकम कैसा होता है, ब्लाइंड से एक स्ट्रक्चर होता है सीकम, ब्लाइंड से इससे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ था, उसको बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद में क्या आएगा, कोलन, ये असेंडिंग कोलन हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ठीक है, ये डिसेंडिंग कोलन हो गया, और ये हो गया सिग्मोइड, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया सिग्मोइड कोलन, ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस, ठीक है। तो ये मेजरली जो पोर्शन किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। इट कंसिस्ट ऑफ कोलन, कोलन हो गया अपना ये हो गया कोलन, ये कोलन है, एंड रेक्टम, ठीक है, ये है रेक्टम, रेक्टम हो गया, ठीक है। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अपना क्या है, सीकम है, सीकम है। और इसको ब्लाइंड सेक का मतलब होता है जो अपनी शॉपिंग बैग होते हैं ना, शॉपिंग बैग, ठीक है, जो कपड़े के बैग होते हैं, फिर पेपर बैग मान लो, जो एक साइड से खुले हुए होते हैं, ठीक है, एक साइड से, बाकी चारों तरफ से बंद, बाकी तीन तरफ से वो बंद होते हैं और एक तरफ से खुले हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं फिर ब्लाइंड सेक। तो ये आपको वैसी फील देगा, ये देखो ब्लाइंड सेक टाइप, ठीक है। तो ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीकम क्या है, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सेक, ठीक है। और ये क्या होस्ट करता है, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, प्रोजेक्शन, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मैंने अभी आपको बता दिया ये जो स्ट्रक्चर निकला है यहाँ से, ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और ये होती क्या है, ये होती है वेस्टिजियल है, इसका कोई काम धंधा नहीं है आजकल, पहले इसका काम होता था, अभी इसका काम नहीं होता, काम धंधा बंद कर दिया इसका, तो ये वेस्टिजियल है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम सीकम, आपने देख लिया सीकम से अराइज हो रही है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन, जो सीकम है वो कहाँ ओपन हो रही है, ये कोलन के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। द कोलन इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, जो कोलन है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बता दिया कैसा है, कौन सा है, असेंडिंग वाला, असेंडिंग कोलन, ठीक है। और ये कैसा है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ये कैसा है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। ये कौन सा है, सिग्मोइड वाला, सिग्मोइड कोलन, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है ये किसके अंदर ओपन हो रहा है, रेक्टम के अंदर ओपन हो रहा है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, जो कि ओपन हो रहा है फिर एनस के थ्रू ओपन हो रहा है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब ये अपन ने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, अब वॉल की बात करेंगे, मतलब जो ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये होगी जो मतलब आपने देखा होगा घरों में जो टंकी होती है, पाइप होते हैं, ठीक है, और टीवी में आपने ऐड देखा होगा कि ये इतने लेयर की टंकी है, ठीक है, जो टैंक है प्लास्टिक वाली वो इतने लेयर की है, जो पाइप है वो इतने लेयर का। वैसे ही अपना ये आप एलिमेंट्री कैनाल को एक पाइप मान लो, एलिमेंट्री कैनाल को आप एक पाइप मान लो, और उसके अंदर लेयर है, तो कितनी लेयर है, 4 लेयर है, सीरोसा है, मस्कुलरिस है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। 4 लेयर है, सीरोसा,
मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। बाहर की साइड से देखेंगे तो सीरोसा पहले आएगी, जो आउटर लेयर है सीरोसा है, फिर मस्कुलरिस है। और मस्कुलरिस के अंदर भी दो टाइप की होती है, इनर जो होती है मस्कुलरिस के अंदर वो सर्कुलर है, आउटर कैसी है लॉन्गिट्यूडिनल, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। और जो अंदर की जो खाली स्पेस है जहां से माल मसाला आएगा जाएगा वो कौन सा है, ल्यूमन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर अपन देख लेते हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। ठीक है, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कितनी लेयर है, 4 लेयर्स हैं। ठीक है, 4 लेयर्स, 4 लेयर है, नेमली सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। 4 लेयर है, सीरोसा है, मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा। ठीक है, अब इनके अंदर आउटर मोस्ट कौन सी मैंने बताई है आपको, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सीरोसा कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर है एंड इज मेड अप ऑफ थिन मिजोथीलियम। मिजोथीलियम क्या होता है, विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी एपिथीलियम को ही मिजोथीलियम बोलते हैं, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ये पढ़ लिया अपन ने सीरोसा। तो मेन पॉइंट क्या है वो बता दूं मैं आपको, सीरोसा जो है किस किस से बनी हुई है, सीरोसा बनी हुई है मिजोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, इतना आप सीरोसा के बारे में समझ लो बस। और ये कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सीरोसा कैसे आउटर मोस्ट लेयर है और किससे बनी हुई है, मेसोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। इतनी ही बात इसके अंदर लिख रखी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पैराग्राफ दिखता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किससे बनी हुई है, सीरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखो 4 टाइप की लेयर है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, उनमें पहली है सीरोसा जो कि आउटर मोस्ट है, और किससे बनी हुई है, मेसोथीलियम से प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। फिर है दूसरे नंबर की लेयर मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर, अंदर वाली सर्कुलर है, एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ठीक है, एन ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, लेकिन और कुछ रीजन्स के अंदर कैसी है, ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मस्कुलर कैसी है, पहले तो स्मूथ मसल से बनी हुई है। ठीक है, स्मूथ मसल्स से बनी हुई है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। अरेंज कैसी है, जो अंदर की लेयर है वो कैसी है, सर्कुलर है। ठीक है, अंदर की लेयर कैसी है, सर्कुलर। आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, और फिर एक चीज है, कुछ हर जगह नहीं है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जहां पर एक तीसरी लेयर भी प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस के अंदर। वो कौन सी है, ओब्लिक मसल लेयर। ठीक है, मतलब तिरछी मसल्स भी होंगी, ओब्लिक मसल लेयर। और ये कुछ रीजन्स कौन से हैं, यहाँ पे सम रीजन्स लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी ने, सम रीजन्स। और ये रीजन्स है स्टमक, ये सम रीजन्स कौन से हैं, स्टमक। स्टमक के अंदर ओब्लिक मसल लेयर पाई जाती है, स्टमक के अंदर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, स्टमक के अंदर ओब्लिक मसल लेयर पाई जाती हैं। द सम म्यूकोजल लेयर, अब तीसरे नंबर की जो लेयर है, द सम म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। ठीक है, ब्लड, लिम्फ एंड वेसल्स, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, कौन सी, सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ब्लड, लिम्फ और नर्व्स। ठीक है, नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा, और सबम्यूकोजा के अंदर ड्यूडेनम, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है सबम्यूकोजा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ग्लैंड प्रेजेंट होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबम्यूकोजा जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, प्लस इसके अंदर प्रेजेंट है लिम्फ वेसल प्रेजेंट है, ब्लड वेसल और नर्व्स। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में जो सबम्यूकोजा है वहां पर ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यूडेनम की जो सबम्यूकोजा है वहां पर ग्लैंड प्रेजेंट है, और वो ग्लैंड का नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन एग्जाम के अंदर आ सकता है। वो ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। फिर जो लास्ट लेयर है अपनी वो देख लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है,
म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रूगी इन द स्टमक, स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनाती है, ठीक है, वो क्या क्या बोलते हैं उनको, रूगी। एंड द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, वो स्टमक के अंदर क्या बनाती है, इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिनको बोलते हैं रूगी, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है जिनको बोलते हैं विलाई, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द विलाई, विलाई की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं, प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई, और उनको बोलते हैं अपन माइक्रोविलाई, गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखो आप, ये मान लो अपनी क्या है, म्यूकोसा है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है वो क्या करेगी, स्टमक के अंदर ये ऐसा सा पोर्शन बना देगी, ये क्या हो गए, रूगी, रूगी, स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बना दिए रूगी, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बना देगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, ये क्या है, विलाई है, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये क्या है, विलाई है, ठीक है। और विलाई की जो सेल्स हैं वहां पर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, ये क्या है, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई क्या देते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई अपने म्यूकोसा की। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इनका काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका काम क्या है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ये मॉडिफिकेशन। विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, विलाई के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, लार्ज लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल का होता है जिनको बोलते हैं अपन लैक्टियल, ये वर्ड ध्यान में रखना, लैक्टियल कहाँ प्रेजेंट होता है, विलाई के अंदर, और विलाई किस कौन बनाता है, म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब सीधी सी बात है कि म्यूकोसा कहाँ, किस कौन सी म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, उसके अंदर जो विलाई प्रेजेंट है वहां पर लैक्टियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो विलाई का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये लैक्टियल है, ठीक है, कौन बनाता है, लार्ज लिम्फ वेसल। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकोसा, सॉरी म्यूकस, जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, म्यूकस किसके अंदर हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प करेगा। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक के अंदर म्यूकोसा ग्लैंड भी बनाती है, और वो ग्लैंड कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। म्यूकोसा मैंने आपको बताया, सब म्यूकोसा के अंदर कहाँ ग्लैंड बनाती है, सब म्यूकोसा ड्यूडेनम के अंदर जो होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और म्यूकोसा कहाँ ग्लैंड बना रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक के अंदर है। एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, ये देखो क्रिप्स कौन से हो गए, ये एक पहाड़ सा बना और फिर देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे बना, इसको बोलेंगे क्रिप्ट्स, और इनको बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लेबरकोहेन। ऑल दी 4 लेयर्स शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, चारों लेयर है, शिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा चारों अलग अलग जगह पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करती हैं, मॉडिफिकेशन शो करती हैं। फिर बात करेंगे अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। The digestive glands are associated with the alimentary canal, include the salivary glands, liver and the pancreas। 3 glands के बारे में पढ़ेंगे अपन, salivary gland, liver और pancreas। Saliva is the mainly produced by 3 pair of salivary gland, 3 pair of salivary gland मतलब 6 salivary gland है, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड पूछे तो आपको 6 मार्क करना है, क्योंकि 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। द पैरोटिड, जो कि कहाँ, पैरोटिड वाली कहाँ प्रेजेंट है, चिक के अंदर। द सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर लोअर जो के अंदर, एंड द सब लिंगुअल कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द टंग। एक 2 कहाँ प्रेजेंट होंगी, टंग के नीचे, 2 कहाँ होंगी, लोअर जो के अंदर, और 2 ही होगी पैरोटिड के अंदर। तो पेयर के अंदर है तो 6 हो गई नंबर के अंदर। दीज ग्लैंड्स situated just outside the buccal cavity secrete salivary juices into the buccal cavity, buccal cavity के just outside ये क्या होती है, situated होती हैं, buccal cavity के outside situated होती है, और buccal cavity के अंदर salivary juice secrete करती हैं। ये बात होगी कर ली अपन ने salivary gland की। फिर बात करते हैं अपन liver की। liver is the largest gland of the body, और वेट कितना दे रखा है इसके अंदर, 1.2 to 1.5 kg in an adult human। it is situated in the abdominal cavity just below the डाइफ्रम एंड हैज 2 lobes, ठीक है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, ये बात होगी, और इसका वेट कितना होता है,
1.2 या फिर 1.2 से 1.5 kg, मतलब 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है। एंड हैज़ 2 लोब्स, और 2 लोब होते हैं। ठीक है, मान लो ये लीवर है तो इसके अंदर 2 लोब होंगे, 1 2। ठीक है, The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। एक बात ध्यान में रखनी है आपको, एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो लोब्यूल्स हैं ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? हिपेटिक लोब्यूल्स। और इन हिपेटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट है, जो कि कोड्स के रूप में अरेंज्ड है। Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called Gleason's capsule। अब जो हर लोब है वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, उसको बोलेंगे अपन Gleason's capsule। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स। बाइल कौन सिक्रेट करता है? हिपेटिक सेल्स सिक्रेट करती हैं। हिपेटिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है? बाइल सिक्रेट करती हैं थ्रू हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल है ये। ठीक है, हिपेटिक लोब्यूल, यहाँ पर इनके अंदर हिपेटिक लोब्यूल किससे बने हुए हैं? हिपेटिक सेल से बने हुए हैं। हिपेटिक सेल्स क्या करेंगी? बाइल सिक्रेट करेंगी। अब यहाँ से 2 डक्ट निकलेंगी, एक इस लोब्यूल से, एक इस लोब्यूल से, और इससे क्या जाएगा? बाइल जाएगा। यही बात लिख रही है, हिपेटिक सेल्स, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स पासेस थ्रू हिपेटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये मैं आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो हिपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल कहाँ जाएगा? मस्कुलर सेक। ठीक है, एक गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सेक, ठीक है, उसके अंदर जाएगा और वहां पर स्टोर होगा बाइल। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, अलोंग विद हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट के साथ में मिलकर क्या बनाती है? फॉर्म द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इसको समझने के लिए अपन डायग्राम से देखते हैं। मान लो ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, एक डक्ट इससे निकलेगी, ठीक है, इस वाली लोब से, एक इस लोब से निकली, ठीक है, तो ये आ गई डक्ट फ्रॉम लीवर, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक 2 अपने पास डक्ट आई हैं, दोनों डक्ट आपस में जुड़ गई, देखो यहाँ पर दोनों डक्ट आपस में जुड़ गई तो ये क्या बन गई? कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए यूज होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आई है इसका नाम होता है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर से आई है। ठीक है, गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट प्लस हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर क्या बना ली? बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट और यहाँ से कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों आपस में जुड़ गई तो कॉमन बाइल डक्ट हो गई। ठीक है, फिर आता है अपना पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज है, या इसकी जो डक्ट निकल रही है उसको बोलेंगे पेंक्रियाटिक डक्ट, और पेंक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट आई अपनी, और ये आई अपनी पेंक्रियाटिक डक्ट, दोनों आपस में मिली। ठीक है, और क्या बना ली? हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जहाँ सर ये कॉमन जो हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है? ड्यूडेनम के अंदर, और जहाँ इसकी कनेक्शन है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। द पेंक्रियाज इज एक कंपाउंड, पेंक्रियाज जो है वो कंपाउंड होता है, मतलब एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है ग्लैंड। ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। देखो सी शेप्ड ड्यूडेनम ऐसा है ना, तो यहाँ पर पेंक्रियाज प्रेजेंट होगी, तो उनके बीच में, उन दोनों लिम्स के बीच में क्या है? पेंक्रियाज प्रेजेंट है। शेप्ड ड्यूडेनम, द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है? एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करेगा? एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकोगन। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो अपना पेंक्रियाज होता है ना भैया, वो दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी, और एक्सोक्राइन भी होती है वो एंडोक्राइन भी होती है, मतलब कंपाउंड है। ठीक है, अब एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकोगन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। अपने क्या पढ़ ली? ग्लैंड्स पढ़ ली। ठीक है, ये क्विक एनसीईआरटी रिव्यू है। ठीक है, आप वन शॉट वाला वीडियो देख लेना और फिर ये देख लेना, आपको ये चैप्टर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
पूरी एनसीईआरटी क्लियर होगी, विद कंसेप्ट क्लियर होगी, तो आप वो वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया कि पहले ही बता दिया था कि जो दो प्रोसेस मिलकर क्या करती हैं, डाइजेशन करती हैं, एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल। ठीक है, अपने मतलब लिविंग के अंदर कोई केमिकल यूज हो रहा है तो उसको अपन बायोकेमिकल बोलते हैं। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है बकल कैविटी। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को मैस्टिकेट करती है, अपन चबाते हैं फूड को तो फूड को मैस्टिकेशन करती है। एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोविंग, स्वेलोविंग जो अपन खाना निगलते हैं उसको फैसिलिटेट करती है, किससे? स्लाइवा। देखो स्लाइवा मिक्स हो जाता है तो वो फैसिलिटेट मतलब अच्छे से निगल पाते हैं अपन। द टीथ एंड द टंग विद हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा की हेल्प से जीभ और अपने दांत मिलकर क्या करते हैं? मैस्टिकेट करते हैं। एंड मिक्सअप द फूड थोरली, और फूड को मिक्सअप कर देते हैं। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस है हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड अधेरिंग। ठीक है, जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं, अधेरिंग का मतलब है जो खाने के वो जो पार्टिकल्स हैं, ये खाने का पार्टिकल, ये खाने का पार्टिकल, ये खाने का पार्टिकल है, तो सलाइवा जो है इन खाने को पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करता है और एक बोलस बना देता है। द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू दी बोलस, बोलस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू दी फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर बोलस को ले जाया जाता है। एंड देन इनटू दी ईसोफेगस, और इसके बाद में इस फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाएगा। बाय स्वेलोविंग और डिग्लूटेशन, अपन जो खाना निगलते हैं उसको स्वेलोविंग बोल दो या फिर डिग्लूटेशन बोल दो। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी ईसोफेगस के अंदर और मतलब पेरिस्टाल्सिस होगी, और क्या जाएगा? जो बोलस है, जो अपने ओरल कैविटी के अंदर जो बोलस बना है वो नीचे चला जाएगा, किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू। कहाँ जाएगा? अब कहाँ? ईसोफेगस के बाद में स्टमक आएगा, तो स्टमक के अंदर द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। स्टमक और जो इसोफेगस है दोनों के कनेक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। वो क्या कंट्रोल करता है? पैसेज ऑफ फूड को। द सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? Na+, K+, Cl नेगेटिव, SCO3 नेगेटिव। ठीक है, एंड एंजाइम्स, और एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर। और सलाइवा कहाँ निकलता है? ओरल कैविटी के अंदर। एंड लाइसोजाइम, ठीक है, और लाइसोजाइम भी प्रेजेंट है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की वो कहाँ स्टार्ट हो चुकी है? ओरल कैविटी के अंदर। बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम के एक्शन से कहाँ स्टार्ट हो गई? ओरल कैविटी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा है? द स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम, और इस एंजाइम से सिर्फ 30% होता है। ठीक है, 30% ही होता है, मतलब अपने 100% स्टार्च खाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो उसका 30% का उसको तोड़ के कौन तोड़ देगा? स्लाइवरी अमाइलेज तोड़ देगा। ठीक है, बाकी का आगे होगा। ऑप्टिमम जो पीएच है वो कितनी होगी? 6.8 इंटू ए डाइसेक्राइड। ठीक है, देखो अपने पॉलीसेक्राइड खाया, पॉलीसेक्राइड खाया अपन ने। ठीक है, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड के अंदर तोड़ना है, मतलब वो सिंपल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, डाइसेक्राइड के अंदर तोड़ना है, तो डाइसेक्राइड के अंदर तोड़ेगा स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज जो कहाँ से निकलता है? जो निकलता है ओरल कैविटी से। ठीक है, ओरल कैविटी में निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड निकालती है, और यहाँ पर सिर्फ 30% निकलेगा, मतलब ये 100% है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 30% तो डाइसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लस पॉलीसेक्राइड अभी भी बाकी है। यहाँ पर पॉलीसेक्राइड अभी भी बाकी है, 70% पॉलीसेक्राइड अभी भी बाकी है, जो कि आगे कन्वर्ट होगा। ठीक है, डाइसेक्राइड माल्टोज, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द स्लाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है उसका काम क्या है? वो क्या करेगा? एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करेगा, जो कि इन्फेक्शन को रोकेगा। ठीक है, स्टार्च जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज पीएच 6.8 और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्टमक की जो म्यूकोसा है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये मैंने आपको बता दिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। एक म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। पेप्टिक या फिर चीफ सेल जो कि सिक्रीट करती है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। और पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो सिक्रीट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर
ठीक है, जो फैक्टर किसके लिए किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B12। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो म्यूकस नेक्स्ट सेल है वो सिक्रेट करती है म्यूकस, पेप्टिक एसिड चीफ सेल क्या सिक्रेट करेगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का मतलब क्या है कि अभी इनएक्टिव स्टेज के अंदर है जो एंजाइम है अपना पेप्सिनोजन, जो एंजाइम है वो कौन सी स्टेज के अंदर है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर अभी है। ठीक है, और जो पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल है वो सिक्रेट करता है HCl, और HCl की पीएच कितनी है 1.8। ठीक है, 1.8 मतलब हाईली एसिडिक है, हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है जो किसके काम के लिए काम आता है, विटामिन B12। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि HCl की पीएच 1.8 है, मतलब हाईली एसिडिक है, तो इतना हाई एसिडिक है तो पेट को जला नहीं देगा अंदर से, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस की लाइनिंग। जो म्यूकस कौन सिक्रेट किया है, म्यूकस नेक्स्ट सेल ने सिक्रेट किया है, उसकी लाइनिंग और बाइकार्बोनेट की लाइनिंग होती है, तो वो बचाता है अपन को किससे, इस HCl से। अब HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, जैसे पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन जो है वो HCl की एक्सपोजर में आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, और पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, और पेप्सिन क्या है, एक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कर देगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर किसके काम आता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 किस काम आती है, मैच्योरेशन ऑफ RBC। ठीक है, RBC की मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए स्टमक जो है फूड को स्टोर करता है। द फूड मिक्सेस थोरूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस एट द ऑफ द स्टोमक के जो गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है, उसके साथ मिक्स होता है। 4 से 5 घंटे के लिए फूड कहाँ स्टोर होता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, और फिर जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के, ठीक है, उसके साथ मिक्स हो जाता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इस मस्कुलर वॉल एंड कॉल्ड द काइम। ठीक है, बोलस कहाँ बना था, ये देखो आप, फूड खाया अपन ने, फूड खाया, ठीक है, यहाँ बना बोलस। बोलस कहाँ बना, माउथ के अंदर बना बोलस। ठीक है, फिर फूड कहाँ गया, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर, और वहाँ क्या बन गया, कायम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, काइम। ठीक है, बोलस कैसे बना, स्लाइवा अपने मैस्टिकेट किया और फिर स्लाइवा के साथ मिक्स होकर वो क्या बन गया, बोलस में कन्वर्ट हुआ, और बोलस फिर जाएगा स्टमक के अंदर, तो उसकी जो गैस्ट्रिक जूसेस है, जो गैस्ट्रिक जूस है एसिडिक, उनके साथ, और जो चर्निंग मूवमेंट है, जो स्टमक वॉल है उसका जो चर्निंग मूवमेंट है उसके साथ मिक्स होकर क्या बनता है, कायम बनता है। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये मैंने अभी आपको बता दिया, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था, ठीक है, जैसे HCl के एक्सपोजर में आएगा तो वो एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन को तोड़ने वाला, पेप्सिन को क्या करेगा, जो प्रोटीन खाएंगे उसको तोड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने वाला। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। मैंने भी आपको बताया कि पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। The mucus and bicarbonate present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भैया अपनी पीएच HCl की पीएच 1.8 है, मतलब हाईली एसिडिक है, तो उससे बचाता कौन है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो यही बात लिख रही है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये लुब्रिकेशन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं किसकी, म्यूकोजल एपिथेलियम की। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच 1.8, एक 1.8 पीएच प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। पेप्सिन के लिए क्या है, ऑप्टिमल है। फिर एक एंजाइम होता है रेनिन, RENNIN, रेनिन। ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और किसके अंदर पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, ऑफ इन्फेंट्स। किसके, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। और मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, कैजीन प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रेट होता है किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर।
फिर आगे चलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर। जो मस्कुलरिस लेयर है उससे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट वो होते हैं, वो जनरेट होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज मूवमेंट हेल्प इन थोरियो मिक्सिंग अप ऑफ फूड की जो मिक्सिंग है उसके लिए हेल्प करते हैं विद वेरियस सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशन है उसके साथ में, देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस हो गया अपना, एक हो गया पैंक्रियाटिक जूस और एक हो गया बाइल। बाइल कहाँ से आएगा? लीवर से, पैंक्रियाटिक जूस और फिर इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। मैंने अभी आपको बताई थी हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आएंगे दोनों। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियजेस। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज। अब देखो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एंटेरोकाइनेज है, वो कहाँ से सिक्रिएट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रिएट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? देखो ट्रिप्सिनोजन है अपने पास में, ट्रिप्सिनोजन है अपने पास में। ठीक है, एंटेरोकाइनेज आएगा, एंटेरोकाइनेज आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन के अंदर। तो ट्रिप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव था, और ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव है। अब जो ये ट्रिप्सिन है ये दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देगा, ये बात यहाँ लिख रखी है। इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन दी पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम है, मैंने अभी आपको बताया, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियजेस, सबको एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिन। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। जो बाइल है उसके अंदर क्या क्या होता है? बाइल पिगमेंट है। कौन कौन सा? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल सोल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फोस्फोलिपिड। लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान में रखना, बाइल के अंदर नो एंजाइम, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम बाइल के अंदर नहीं होता। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर बाइल हेल्प करता है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स। ठीक है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। ठीक है, बाइल किसके अंदर हेल्प करता है? जो फैट है उसके इमल्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है और उसको मिसेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइल क्या एक्टिवेट करता है? लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। The intestinal mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus. The secretion of the brush border cells of the mucosa along with secretion of goblet cell constitute the intestinal juice या फिर सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, जो गोबलेट सेल्स हैं जो सिक्रीट करेंगी, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा और along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice या फिर सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो म्यूकोजल एपिथेलियम है ना, इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? गोबलेट सेल्स जो सिक्रीट करेंगे म्यूकस। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल। म्यूकोसा की जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल्स कौन सी है? विलाई हो गई, माइक्रोविलाई। ठीक है, उनके सिक्रीशन प्लस गॉबलेट सेल्स के सिक्रीशन क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। The juice contains a variety of enzymes like disaccharides, example maltase, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium. pH कितनी होगी? 7.8। ठीक है, alkaline medium provide कराएंगे। ठीक है, for enzymatic activities. The submucosal gland, Brunner's gland, यहाँ पर आ गई देखो, also help in this. Brunner's gland कहाँ होती है? ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम की जो सबम्यूकोसा है उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये देखो, इस टेबल से आप समझ लो। देखो, इस टेबल से समझो, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या प्रेजेंट, प्रोटीन के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, फैट के लिए क्या प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर क्या है, पेंक्रियास के अंदर क्या, सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, तो वो चीज़ आप देख लो। कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर यही चीज़ लिख रखी है, बस उसी को फिर अपन रीड कर लेंगे एक बार। कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट के लिए स्लाइवरी माइलेज प्रेजेंट है। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ भी नहीं है। पेंक्रियास के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज है। सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है?
माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, ठीक है। प्रोटीन के लिए माउथ के अंदर कुछ भी नहीं है। स्टमक के अंदर प्रोटीन के लिए क्या है, पेप्सिन प्रेजेंट है, ये भी आपने देख लिया। पेंक्रियाज के लिए क्या है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है, डाइपेप्टाइडेज है। न्यूक्लिक एसिड माउथ के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। स्टमक के अंदर भी कुछ नहीं है। पेंक्रियाज के अंदर न्यूक्लियजेज है। सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, ठीक है। फिर माउथ के अंदर फैट के लिए कुछ भी नहीं है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज है। पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रेटिक लाइपेज है। सक्कस एंटेरिकस के अंदर लाइपेज है। अब होता कैसे है वो भी देख लो। पॉलीसेकेराइड है भैया, स्टार्च अपन ने खाया। स्लाइवरी अमाइलेज माउथ के अंदर है, ठीक है। तो 30% किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज लैक्टोज के अंदर। ये अपन ने अभी कर रहा है। फिर स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं किया अपन ने। पेंक्रियाज के अंदर क्या है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज है तो एक्शन करेगा और डाइसेकेराइड माल्टोज लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है, माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, तो वो एक्ट करेंगे और मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म आ गई। फिर प्रोटीन खाया तो प्रोटीन के लिए पेप्सिन, देखो माउथ के अंदर कुछ नहीं है प्रोटीन के लिए। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है। पेप्सिन प्रेजेंट है, वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया। फिर पेंक्रियाज के अंदर क्या है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, तीनों एक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, डाइपेप्टाइड, ठीक है। फिर सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या है, डाइपेप्टाइडेज है, तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड। ये सिंपल फॉर्म आ गई। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिए माउथ के अंदर कुछ नहीं है, स्टमक के अंदर भी कुछ नहीं है, पेंक्रियाज के अंदर न्यूक्लियजेज है, तो न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियजेज एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर सक्कस एंटेरिकस के अंदर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा, शुगर प्लस बेस में तोड़ देगा, ठीक है। फिर फैट के लिए माउथ के अंदर तो कुछ भी नहीं है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज है तो सही, लेकिन कुछ काम कर नहीं पाएगा, तो इसको अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो पेंक्रियाज से स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज ये किस में तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड प्लस डाइग्लिसराइड के अंदर। फिर सक्कस एंटेरिकस के अंदर लाइपेज है, वो मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा। अब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को तोड़ तो दिया, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है और मिसल्स में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। यही चीज एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी है। Proteins, proteases and peptones, partially hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine are acted upon proteolytic enzymes, pancreatic juice। मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे भैया प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए माउथ के अंदर कुछ नहीं है। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, ठीक है। पेप्सिन ने एक्ट किया और क्या बना दिया, उस पेप्सिन ने बना दिया प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज। आगे पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज वाला पोर्शन आ गया। पेंक्रियाज के अंदर क्या, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो किसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का देख लो। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेंक्रियाटिक अमाइलेज। देखो जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, अमाइलेज किससे कन्वर्ट कर दिया, डाइसेकेराइड के अंदर। फेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल डाई इनटू मोनोग्लिसराइड, ठीक है। फेट पे लाइपेज एक्ट किया डाइग्लिसराइड के अंदर, फिर मोनोग्लिसराइड के अंदर। न्यूक्लियसेस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियोजेज एक्ट किया न्यूक्लियोटाइड्स में और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, ये मैंने आपको भी बता दिया। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबाउ रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन म्यूकोजल वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन। म्यूकोजल एपिथेलियम की जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसके क्लोज होती हैं सारी रिएक्शंस। तो पेंक्रियाज के अंदर अपन को क्या मिल गया, डाइपेप्टाइड मिल गई थी। तो डाइपेप्टाइड पर कौन काम करेगा, डाइपेप्टाइडेज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सक्कस एंटेरिकस के अंदर और अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ देगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको इस टेबल के अंदर बताई थी, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज कहाँ प्रेजेंट होता है, सक्कस एंटेरिकस के अंदर। सक्कस एंटेरिकस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर माल्टोज पर माल्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा। लैक्टोज के अंदर लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देगा। सुक्रोज पर सुक्रेज एक्ट करेगा और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। माल्टोज पर माल्टेज एक्ट किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज पर लैक्टेज एक्ट किया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और सुक्रोज पर सुक्रेज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइडेजेस, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेगा, शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट हो गया। डाई एंड मोनोग्लिसराइड लाइपेजेस, ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वन शॉट वीडियो देख लेना, उससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसी टेबल से आपको पूरा समझाया है और इस टेबल से समझोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा मतलब हर चीज़ को अलग अलग जगह पर दे रखा है, उसको मैंने एक जगह पर कर दिया, तो आप उस टेबल से देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of small intestine. Small intestine का जो duodenum region है वहाँ पर होता है breakdown. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum. जो simple substance बने हैं ड्यूडेनम के अंदर ब्रेकडाउन हुआ और फिर जो स्मॉल सब्सटेंसेस बन गए वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जीजेनम और इलियम के अंदर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है वो कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, ठीक है, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, कुछ इनका ही एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी की ज़्यादा कुछ होता नहीं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प ऑफ अदरिंग द वेस्ट। म्यूकस सिक्रीट होता है जिसको मतलब जो वेस्ट है उसको एक साथ जोड़ने के लिए, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। इजी पैसेज के लिए लुब्रिकेट कर देते हैं और उसको साथ में जोड़ देते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस इंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के अंदर वहाँ पर इंटर हो जाते हैं थ्रू इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये इलियोसिकल वॉल सीकम, ठीक है, सीकम एंड इलियम, इलियम के जो जहाँ पर ज्वाइंट करता है वहाँ पर प्रेजेंट होगा इलियोसिकल वॉल। मान लो ये अपनी क्या है, इलियम है, ठीक है, ये कनेक्ट होगी किससे, सीकम से, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इलियोसिकल वॉल, ठीक है, which prevents the backflow of fecal matter. It's temporarily stored in the rectum. rectum के अंदर temporarily store होता है, फिर defecation हो जाता है। The activities of gastroesophageal tract are under neural and hormonal control. जो gastrointestinal जो tract है उसकी जो activities है वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट, मतलब अलग अलग जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन में काम करे, इसके लिए जो एक्टिविटी जो कंट्रोल में किसकी होती है, न्यूरल एंड हार्मोनल। The sight, smell and or presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. जैसे अपन को किसी अच्छी चीज़ की सुगंध आती है, ठीक है, और या फिर अच्छी स्मेल आती है, या फिर किसी चीज़ को अपन देखते हैं, अच्छी सी मिठाई को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, तो वो क्या किसको स्टिमुलेट करता है, secretion of saliva. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाई न्यूरल सिग्नल्स। और जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन है वो भी कौन स्टिमुलेट करता है, न्यूरल सिग्नल। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल थ्रू CNS, ठीक है, लोकल एंड थ्रू लोकल से भी स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, न्यूरल जो अपने जो कौन से हो गए, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, ठीक है, और CNS भी कंट्रोल करता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया CNS, कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो हार्मोनल कंट्रोल है सिक्रीशन का, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस का, उसका कौन करता है, तो लोकल हार्मोन, ठीक है, लोकल हार्मोन हो गए जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करती हैं, वो क्या कंट्रोल करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर ये अपन एक बार इसको, ये आप इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो आप, क्या है, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू देख लो, ठीक है, प्रोटीन की वैल्यू देख लो और फैट्स की वैल्यू देख लो, ठीक है, और फिर आप ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू देख लो। तो ये क्या है, ये ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1, 5.65 और 9.945, ठीक है, और फिर फिजियोलॉजिकल वैल्यू देख लो आप, 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए, 4 ही प्रोटीन के लिए और फैट के लिए होगी 9, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by passive, active or facilitated transport mechanism. Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid, some electrolytes like chloride, ion are also absorbed by simple diffusion. The passage of these substances into the blood depends upon concentration gradient. However, some substances like glucose, amino acid are also absorbed with the help of carrier protein. The mechanism is called facilitated ट्रांसपोर्ट। एक साथ बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स एनर्जी, वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स Na+ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, जो सिंपल डिफ्यूजन है,
ठीक है, इसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए इसके अंदर। फैसिलिटेड के अंदर, टेड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कैरियर प्रोटीन चाहिएगी, कैरियर प्रोटीन चाहिएगी। और जो एक्टिव है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी इसके अंदर। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज हो जाएगा, चला जाएगा ग्लूकोज भी। ठीक है, ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज के बाद में चला गया अपना अमाइनो एसिड भी चली जाएगी, अमाइनो एसिड भी चली जाएगी। ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज भी चला जाएगा और अमाइनो एसिड भी चली जाएगी, एसिड भी चली जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी ग्लूकोज जाएगा और अमाइनो एसिड भी जाएगी। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है क्लोराइड आयन, ठीक है, और Na+ आयन। Na+ आयन किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, जिसके अंदर एनर्जी चाहिएगी। और सिंपल डिफ्यूजन जो है वो क्लोराइड आयन से होगा, जिसके अंदर जो सिंपल डिफ्यूजन से चला जाएगा, एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ही इसके अंदर समझने वाली बात है। तो बात है कि Na+ मतलब जो वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, मतलब अपने को फायदा हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पर अपन एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी लगा सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट Na+ आयन, और जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर एनर्जी क्यों ही लगानी, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। Fatty acids and glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood. They are first incorporated into small droplets called micelles. ये मैंने आपको बता दिया कि जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, इसको बाइल की हेल्प से इमल्सीफाई करते हैं और फिर मिसल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड called fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessel lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream. होता क्या है, फैटी एसिड है अपने पास, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल है, ये क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा, इसका इमल्सिफिकेशन होगा किसकी हेल्प से, बाइल की हेल्प से, ठीक है, और कन्वर्ट किसके अंदर होगा, मिसेल के अंदर, मिसेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिसेल के अंदर। और फिर इस मिसेल का क्या होगा, इस मिसेल का क्या होगा, प्रोटीन कोटिंग होगी, इस पर प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर। और ये फिर कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल के अंदर, और लिम्फ वेसल कौन सी है, लैक्टियल, लिम्फ वेसल के अंदर, और फिर कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे अब्जॉर्ब होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ऐसा अब्जॉर्ब होता है। पहले इसका इमल्सिफिकेशन होगा बाइल के हेल्प से, मिसेल्स बनेंगे, प्रोटीन मिसेल्स में प्रोटीन का कोट आएगा, ठीक है, प्रोटीन कोट की कोटिंग होगी और काइलोमाइक्रोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन्स फिर लिम्फ वेसल के अंदर चले जाएंगे और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ये ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस take place in different parts of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine. However, maximum absorption occurs in small intestine. ये देख लो आप, माउथ के अंदर क्या होगा, सर्टेन ड्रग्स का कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग, एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। मतलब कुछ ड्रग्स का ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा माउथ के अंदर, ठीक है, जो कि लाइन कर रहे हैं किसको, एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। फिर स्टमक के अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल, ठीक है, ये कहाँ होगा, स्टमक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा जो सबसे जितना भी जो डाइजेशन है, जितना भी एब्जॉर्प्शन है, वो सारा क्या कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम है। ठीक है, रीडिंग कर लो। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या ऑब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। मैक्सिमम जितना भी माल मसाला वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। The absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation. Digestion आपने कर लिया, डाइजेशन क्या होता है, मतलब जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर कन्वर्ट किया, वो डाइजेशन हो गया। फिर जो सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, उसको अपन ने कहाँ भेजा, उसको ब्लड के अंदर भेज दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर ब्लड से वो टिश्यूज तक पहुंचाया, अपन ने टिश्यूज तक पहुंचाया और उन्होंने काम में ले लिया, उसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन,
assimilation, ठीक है। The digestive waste solidified into coherent feces into the rectum, initiate a neural reflex causing an urge of or desire for its removal. The ejection of feces to the outside through the anal opening. Defecation is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. Peristaltic movement होगा, ठीक है, और जो undigested waste है, ठीक है, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एनल ओपनिंग के थ्रू। फिर अपन कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ठीक है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट तो ये हो गया, किससे, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। और क्या है, इन्फेक्शन पैरासाइट भी करती है, कौन कौन सी होगी, टेपवर्म हो गया, राउंडवर्म हो गया, थ्रेडवर्म हो गया, पिनवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया। अब देख लेते हैं अपन डिसऑर्डर। जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, लीवर इसमें अफेक्ट हो जाता है जॉन्डिस के अंदर। स्किन और आईज जो है टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण जो अपनी जो आईज और स्किन है वो कैसे हो जाती है, पीली हो जाती है, और जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। वोमिटिंग क्या होता है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन द मेडुला। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स द वोमिटिंग, ठीक है। वोमिटिंग क्या होती है, जो स्टमक का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है माउथ के थ्रू, ठीक है। और जो इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए वोमिटिंग सेंटर बना हुआ है पूरा मेडुला के अंदर, वो उसको कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स, पहले मतलब जी घबराएगा ऐसा लगेगा, और फिर क्या होता है, उल्टी हो जाती है, मतलब वोमिट हो जाती है। डायरिया, the abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea। डायरिया क्या होता है, इसके अंदर जो बोवल मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज वो है अबनॉर्मल हो जाती है, और जो लिक्विडिटी है फीकल डिस्चार्ज के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, इसी को डायरिया बोलते हैं। रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जब डायरिया होता है तो जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन और द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। जो बोवल मूवमेंट है वो इरेगुलरली हो रहे हैं, इसलिए जो फीसेस है वो कहाँ रिटेन होता है, कोलन के अंदर ही रह जाता है। इंडाइजेशन क्या होता है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसके अंदर क्या होता है, जो फूड है वो डाइजेस्ट होता नहीं, तो अपन को लगता है भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, अपन को मन नहीं करता वो खाने का। द कोज ऑफ डाइजेशन, इंडाइजेशन का कोज क्या है, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। टाइम से मतलब जो एंजाइम सिक्रीशन होना चाहिए वो सिक्रीट नहीं हो रहा है, एक तो ये कोज हो गया। एंजाइटी, किसी को ज़्यादा टेंशन वेंशन है। फूड पॉइजनिंग हो गई, ओवर ईटिंग कर ली, किसी ने ज़्यादा खा लिया या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो भी हो सकता है। फिर एक टर्म आती है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स देखी गई है, प्रोटीन और जो फूड कैलोरी डिफिशियंसी है उसके कारण, जो डाइट के अंदर नहीं मिलती। साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। जब ये कंडीशंस होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो उनके अंदर ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। दिस हैपन इन बांग्लादेश के अंदर हुई है ये चीज़, ठीक है, ड्यूरिंग द लिबरेशन वार, एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन mid-80s। PEM affect infants and children to produce marasmus and kwashiorkor। ये दो डिजीज दे रखी हैं, इनके अंदर होता क्या है वो चीज़ अपन अभी देखेंगे, ठीक है। marasmus is produced by a simultaneous deficiency of proteins and calories। It is found in infants less than 1 year age if mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both protein and calorific value. This often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the oldest infant is still too young. In marasmus, protein deficiency impairs growth and replacement of tissues. Protein extreme emaciation of the body and thinning of limbs result in the skin becomes dry, thin, wrinkled, growth rate and the body weight decline considerably. Even growth and development of brain mental faculties are impaired। होता क्या है मैरास्मस के अंदर, होता ये है कि इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, और कैलोरी की भी कमी हो जाती है, ठीक है। मैरास्मस के अंदर क्या होता है, मैरास्मस के अंदर होता क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और कैलोरी की भी कमी हो जाती है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर एज जिनकी है उनमें होता है ये, ठीक है।
और इसके अंदर क्या है, बॉडी वेट वगैरह वो सारे एकदम डिक्रीज हो जाते हैं, एकदम से ड्राई और थिन स्किन हो जाती है, रिंकल्ड पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ब्रेन और जो मेंटल है वो भी इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, मतलब दिमाग भी सही से काम नहीं करता, फिर डेवलपमेंट नहीं होता बॉडी का, और जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से डिक्लाइन हो जाती है। फिर जो है क्वाशोरकार इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय ए हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन child more than in 1 year age. Like marasmus, kwashiorkor shows wasting muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of body parts are seen. marasmus के अंदर क्या होता है, क्वाशोरकार के अंदर क्या होता क्या है, प्रोटीन की कमी तो होती है, लेकिन कैलोरी जो होती है वो नॉर्मल होती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि मदर का मिल्क जो है उसके जगह अपन जो हाई कैलोरी वाला जिसके अंदर प्रोटीन तो कम है और कैलोरी ज़्यादा है वो अपन पिलाएंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो थिन है लिम्स वगैरह वो थिन हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरास्मस के अंदर तो बिल्कुल भी फैट नहीं बचता, लेकिन क्वाशोरकार के अंदर फैट अभी भी है, फैट लेफ्ट, ठीक है। तो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनके अंदर इडिमा स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो ये होता है क्वाशोरकार एंड मेरास्मस। जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, वो मेरास्मस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों कम हो जाती हैं, लेस देन 1 ईयर एज के अंदर होता है ये। क्वाशोरकार के अंदर प्रोटीन कम होती है, कैलोरी नॉर्मल होती है, और फैट अभी भी बचा हुआ है क्वाशोरकार के अंदर, और ये मोर देन 1 ईयर के अंदर होता है, मोर देन 1 ईयर एज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर होगा कंप्लीट। इंस्टा और टेलीग्राम के हैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच।